नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5th स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अब तक 3 भागों में हमने गैसों की प्रकृति के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि गैसों के संबंधित नियम कौन कौन से हैं। हमने बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गैलुसैक का नियम के बारे में जाना। आदर्श गैस समीकरण को हमने जाना और वान डेर वाल्स समीकरण जो वास्तविक गैसों के लिए थी उसको हमने जाना था। हमने यह भी जाना कि वान डेर वाल्स गैसेज जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण उनके क्या क्या हैं, वो विचलन क्यों दर्शाती हैं। हमने संपीड्यता कारक के बारे में भी जाना था कि Z का मान एक आदर्श गैसों के लिए होता है और Z का मान 1 से कम होता है। जब वो गैसें निम्न दाब पर होती हैं तो उनका संपीड़न आसानी से हो जाता है और Z का मान 1 से अधिक दाब पर होता है। हमने इनको गहराई से जाना था। अब इस चौथे भाग में हम जानेंगे द्रव अवस्था के बारे में, उसके द्रव के गुणों के बारे में जानेंगे, हम वाष्प दाब के बारे में जानेंगे और साथ साथ द्रव के गुण जैसे पृष्ठ तनाव और शांतता, इसके बारे में भी हम गहराई से चर्चा करेंगे। द्रव अवस्था, गैस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणुक बल अधिक प्रबल होते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि गैस अवस्था की तुलना में चूंकि द्रव अवस्था में अंतराण्विक दूरी कम होती है, इस कारण से अणुओं के मध्य आकर्षण बल द्रव अवस्था में अधिक होते हैं तुलनात्मक रूप से गैस अवस्था के। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये तुलना किससे कर रहे हैं? गैस से, कि गैस अवस्था में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होते हैं जबकि उसकी तुलना में द्रव में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अपेक्षाकृत कम होते हैं। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। आपको याद करो तो गैसों के लिए हमने कहा था कि गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही उनकी आकृति निश्चित होती है। तो यहाँ द्रवों का आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 मिलीमीटर क्यूब, ये इनका आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। जिस भी पात्र में द्रव को भरा जाता है, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को लिया जाता है, वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। तो द्रवों का आयतन निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में गैस की तुलना में द्रव अधिक सघन होते हैं, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी गैस की डेंसिटी की तुलना में अधिक होती है। और अधिक क्यों होती है? कारण आपको मालूम है, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल पास पास आ गए। मास एक ही इकाई वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में उनका मास अधिक हो जाएगा, जिस कारण से डेंसिटी या घनत्व अधिक हो जाता है। वाष्प दाब, साम्यावस्था पर जिसमें संघनन की दर और वाष्पन की दर बराबर हो, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब उस द्रव का साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। आप सोचो, एक कंटेनर में हमने लिक्विड लिया हुआ है, एक कंटेनर में हमने कोई भी द्रव ले लिया और वो कंटेनर क्लोज कंटेनर है, बंद है। तो क्या होगा? उस लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वाष्प में परिवर्तित हो रहे होंगे और वो कंटेनर की ऊपर वाली वॉल से टकराकर वो धीरे धीरे कंडेंस भी हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं, उसको हम वाष्पन कह रहे हैं, और साथ साथ जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो कंडेंस हो रहे हैं। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ेगी, जो वाष्पन की दर है वो बढ़ती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब संघनन की दर और वाष्पन की दर बराबर हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवेपोरेशन ये आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से लिक्विड की सतह को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी समय में उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। तो ऐसी साम्यावस्था में, ध्यान से देखें, वो दिमाग में पिक्चर बिठाएं, ऐसी साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसको संतृप्त वाष्प दाब भी कहते हैं या साम्य वाष्प दाब भी कहते हैं। और वह ताप जिस पर भी किसी द्रव का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो आपसे कोई कहे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ उदाहरण दे रखें कि जैसे डाईइथाइल ईथर
या एथिल अल्कोहल या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके किस किस टेम्परेचर पर इनका दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है। आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है या तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। यहाँ किस में दिया हुआ है वाशदाब? मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर यदि हम डाईथाइल ईथर का देखें तो 308 केल्विन पर, 308 केल्विन 273 में आप जोड़ लीजिए, तो 308 केल्विन पर डाईथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हम कहें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर के बराबर हो गया। तो हम कह देंगे डाई एथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 308 केल्विन है। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब हुआ? जब टेम्परेचर हुआ 349.7 केल्विन। इसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल के लिए 351.3 केल्विन और इसी तरह से वाटर के लिए 373 केल्विन, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कह रहे हैं। तो ये वो ताप हैं जिन पर इनका वाष्प दाब, एक वायुमंडलीय दाब अथवा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर अथवा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर के बराबर हो जाता है। और यह इसका क्या कहलाता है? यह इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि दाब एक बार हो तो उसे मानक क्वथनांक कहते हैं, क्योंकि एक बार दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम होता है। यहाँ समझने की कोशिश कर दूंगा, क्योंकि एक बार दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम होता है, अतः जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है, जबकि मानक क्वथनांक 99.6 डिग्री सेल्सियस या 372.6 केल्विन होता है। मानक परिस्थितियों में कितना है इसका? 99.6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यदि एक बार दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम है, इसलिए उसका सामान्य क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। उच्च उन्नतांश पर यानी हाई एल्टीट्यूड पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, अतः समुद्र तल की तुलना में उच्च उन्नतांश पर द्रव कम ताप पर उबल जाता है। क्योंकि पहाड़ों पर जल कम ताप पर उबलता है, अतः भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर की आवश्यकता होती है। बात को समझने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पर यानी कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जल कम ताप पर उबल जाएगा। यदि जल ज़्यादा ताप पर उबले तो क्या होगा? जो खाना पकाने के लिए दाल गलानी है या सब्जी कुछ पकानी है तो वो क्या होगा? उस टेम्परेचर तक हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इससे पहले कि दाल गले वो किस में कन्वर्ट हो गया? जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया, जल वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए क्या कर वहाँ पर ये दाल गल नहीं पाती। कहते हैं पहाड़ों पर दाल सामान्य भगोने में नहीं गलती है, उसके लिए प्रेशर कुकर काम में लेता है। क्यों प्रेशर? क्योंकि प्रेशर दाब बढ़ा देता है। तो दाब बढ़ाने से क्या होगा कि हम कह रहे हैं उच्च उन्नतांश पर हाई एल्टीट्यूड पर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर से दाब बढ़ जाता है, इसीलिए उसका जो जल का बॉइलिंग पॉइंट जो कम हो गया था वो वापस से ठीक हो जाता है। चिकित्सालयों में शल्य क्रिया में काम आने वाले उपकरणों को ऑटोक्लेव में उबालकर रोगाणु रहित किया जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव में भार बढ़ाकर दाब बढ़ाने से उसमें निहित जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर क्वथनांक बढ़ाने से क्या होगा? जितनी बैक्टीरिया होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया को मारने के लिए थोड़ा टेम्परेचर जल का राइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम जो भी इनके चिकित्सालय में जो उपकरण काम में लेते हैं सर्जरी में, वो सर्जरी में ऑटोक्लेव में क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि उसमें जो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा तो उससे जितने बैक्टीरिया होंगे वो आसानी से किल हो जाएंगे। पृष्ठ तनाव, इसको समझे, ये द्रव का एक गुण है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। दिमाग में एक पिक्चर बिठाएं जिसमें कोई बीकर है, उसमें एक कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसके यूनिट सरफेस पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर परपेंडिकुलर लंबवत जो बल लगेगा वो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसकी इकाई सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर और एसआई में न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर -1 होती है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठ तनाव को गामा से प्रदर्शित करते हैं। यह द्रव के तल के क्षेत्र को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, क्योंकि ऐसा होने पर पुंज में उपस्थित अधिकतम अणु निकटवर्ती अणुओं से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। मतलब समझो, देखो आपने यह कई बार सुना होगा कि जल की बूंद या किसी भी द्रव की बूंद गोलाकार होती है। गोलाकार क्यों होती है? चौकोर क्यों नहीं होती या ऐसे बाकी अन्य कोई आकार की क्यों नहीं होती? क्योंकि गोल आकार हो जाने से वो जो द्रव का तल का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो जाता है। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम कहेंगे वो पृष्ठ तनाव। पर पृष्ठ पर इस प्रकार का तनाव उत्पन्न होगा, आप ऐसे दिमाग बिठाएं, एक कोई सीधी फ्लैट सरफेस है, उसमें अणु नीचे की तरफ आकर्षण बल महसूस कर रहे हैं। बात समझो, बीकर की सबसे ऊपर वाली लेयर मान लो, सबसे अपर लेयर,
वो अपर लेयर में जितने भी वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो नीचे वाले अणुओं के साथ आकर्षण बल महसूस कर रहे हैं। तो आकर्षण बल महसूस कर रहे हैं तो उसको कम करने तो उस सरफेस पर क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव को कम करने के लिए धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वो सरफेस गोल होती चली जाएगी और इस कारण से वो उनमें टेंशन या जो तनाव है वो कम हो जाता है। अणु आपस में पास वाले अणुओं से क्रिया करते हैं। ये आपको चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। देखो, सतही अणु जो सरफेस के अणु हैं द्रव के अंदर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऊपर तो जल के अणु है नहीं, तो द्रव के अणुओं के नीचे की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, तो एक टेंशन क्रिएट होगा। उस टेंशन से इनमें क्या होगा, सतह इनकी गोलाकार होती चली जाएगी। और जो अंदर वाला अणु है, क्योंकि उसके चारों तरफ और द्रव के अणु हैं, तो उस पर रिजल्टिंग अट्रैक्शन फोर्स 0 हो जाता है या परिणामी आकर्षण बल 0 हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो सतही अणु हैं उन पर पृष्ठ तनाव लगता है। जब पुंज में से एक अणु को निकालते हैं तो उसकी सतह पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसके लिए ऊर्जा व्यय होती है। किसी द्रव के सतह में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। इसकी इकाई जूल मीटर -2 है। अब इसको समझो। देखो, जल के एक अणु को निकालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, उसके लिए कुछ ऊर्जा व्यय होगी। इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझे। हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं, तो एक इसके लिए घड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं घड़े में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है बजाय कि किसी पीतल का बर्तन या कोई स्टील का या अन्य किसी धातु का बर्तन लेने से, क्योंकि घड़े की जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है। और उस सरफेस पर अंदर की ओर जो अणु है वो जो उसके अंदर वाले सरफेस के अणु हैं उससे ऊर्जा लेंगे और ऊर्जा लेकर वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर वाले अणुओं का टेम्परेचर कम होता चला जाता है। सरफेस वाले अणु बाहर निकलते जाएंगे, अंदर वाले का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो पृष्ठ को जब छोड़कर जाएंगे, एक अणु या कितने भी अणु जो पृष्ठ को छोड़कर जाएंगे तो उस पर टेंशन या पृष्ठ तनाव उत्पन्न होगा या सरफेस टेंशन उत्पन्न होगा। उसके लिए जो ऊर्जा व्यय होती है वो उसकी कहलाती है पृष्ठीय ऊर्जा या उसको सरफेस एनर्जी कहते हैं और इसकी इकाई जूल मीटर -2 है। किसी द्रव का न्यूनतम ऊर्जा स्तर तब होता है जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, जितना उसका न्यूनतम क्षेत्रफल होगा, उतनी उसका पृष्ठीय ऊर्जा स्तर भी या निम्नतम स्थिति में होगा। दूसरा गुण है शांता। ये भी द्रवों का गुण है, अभिलक्षण गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। द्रव के प्रवाह की अवस्था में जब तरल की परतें एक दूसरे पर गुजरती हैं तब उनके मध्य घर्षण बल की माप को शांता कहते हैं या विस्कासिता कहते हैं। समझो, देखो, ये जो लिक्विड है, उस लिक्विड जो किसी भी तरल में बह रहा है उसमें कई लेयर्स होंगी। वो पहली लेयर या दूसरे लेयर या तीसरे लेयर या चौथी लेयर ये आपस में क्या करेंगी, फ्रिक्शन करती हैं, घर्षण करती हैं। घर्षण से क्या होता है, घर्षण से उनके प्रवाह रुकता है, प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। और द्रव के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं शांता या विस्कासिता कहते हैं। जितना द्रव तरल होगा, जितना फ्लूइड होगा, जितना वो उतनी परतें आसानी से तेजी से बहती चली जाएंगी और जितना गाढ़ा होगा, जितना शान होगा, उतनी उसकी जो दर है या परतों के गुजरने का दर है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब घर्षण बल जितना अधिक होगा उतनी शांता अधिक होगी। वह प्रवाह जिसमें द्रव की एक परत से दूसरी परत का वेग क्रमशः बढ़ता चला जाता है स्तरीय प्रवाह कहलाता है। अब यहाँ आप देखो, हम क्या मानो बीच वाली एक परत मान ली, उस बीच वाली परत का वेग हमने कह दिया u, आप देख रहे हैं। तो उससे जो निचली परत है उसका होगा u - du और उससे ऊपर वाली परत का होगा u + du। मतलब उसमें आंशिक थोड़ा सा ज़्यादा u + du और निचली परत में u - du थोड़ा सा उससे कम। कम क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना उसका जो प्रवाह का वेग है वो कम हो जाएगा। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना प्रवाह का वेग ज़्यादा होगा। तो वह प्रवाह जिसमें द्रव की एक परत से दूसरी परत का वेग क्रमशः बढ़ता चला जाता है। बढ़ कैसे रहा? u - du सबसे कम, उससे ऊपर वाली परत u, उससे वो ऊपर वाली परत u + du, वो उसका स्तरीय प्रवाह कहलाता है। और ये जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं वो कितना है, dz है। प्रवाहित द्रव की परत के ऊपरी परत का वेग अधिक जबकि निचली परत का वेग कम होता है। आपने देखा, ऊपरी परत का सबसे अधिक था u + du, उससे कम du, उससे कम u, उससे कम u - du। यदि दूरी dz है, दो परतों के मध्य की दूरी dz है,
परत का वेग du में परिवर्तित हो तो वेग प्रवणता क्या कहलाती है, du/dz कहलाती है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल उन्हें थामे रखता है। जो अणुओं के मध्य अंतर अणुक बल है या आकर्षण बल है वो उन्हें थामे रखता है, जो एक दूसरे के गमन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल संपर्क युक्त परतों के क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। F यदि हम कहें यहाँ पर क्या है, आवश्यक बल है जो परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए है, और ये किसके क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी कि हमने लिखा है F इज प्रोपोर्शनल टू A। और वेग प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट किया हमने du/dz से, तो आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू A du/dz, या F इजिकल टू ईटा A du/dz। बात समझ रहे, ईटा यहाँ पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने एक स्थिरांक का चिन्ह लगा दिया जिसको हम विस्कासिता गुणांक कहते हैं या शांता गुणांक कहते हैं। तो ईटा यहाँ पर या तो है विस्कासिता गुणांक या शांता गुणांक। तो क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पर जो परतों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बल है वो क्षेत्रफल के समानुपाती और वेग प्रवणता के समानुपाती होगा, और जब उसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये ईटा आ जाएगा, और ईटा यहाँ पर शांता गुणांक या विस्कासिता गुणांक कहलाता है। तो किसी द्रव का विस्कासिता गुणांक जितना अधिक होगा, किसी द्रव का विस्कासिता गुणांक जितना अधिक होगा प्रवाह उतना कम हो जाएगा, उसका प्रवाह उतना ही कम, क्योंकि उसका फोर्स उतना अधिक और आवश्यक बल उतना ही अधिक हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका जो शांता गुणांक अधिक होने से प्रवाह उसका उतना ही कम होता चला जाता है। शांता गुणांक वह बल है जब वेग प्रवणता तथा संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो। इसको समझो वापस से, यहाँ क्या कह रहा है, शांता गुणांक क्या है, A कितना हो 1, du/dz कितना हो 1, हमने क्या कहा क्षेत्रफल इकाई हो और वेग प्रवणता इकाई हो, तो F बराबर किसके आ जाएगा, ईटा के। तो जब शांता गुणांक वह बल है जब वेग प्रवणता तथा संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो। विस्कासिता गुणांक की इकाई न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल सेकंड है। CGS में इसकी इकाई पॉइज है, इसको पॉइज कहते हैं। एक पॉइज बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1। हाइड्रोजन बंध और वांडरवाल बंध होने पर विस्कासिता बढ़ जाती है। समझें, देखो जैसे जल की तुलना में हम कहते हैं ग्लिसरॉल की विस्कोसिता ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जल की तुलना में ग्लिसरीन में या ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होते हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा वांडरवाल बॉन्ड होंगे, उतने ही उसका बहने या फ्लूइडिटी कम होती चली जाएगी या विस्कोसिता बढ़ती चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझो, देखो कांच को अति शीतित द्रव माना गया है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है कांच, जिसकी विस्कोसिता बहुत अधिक होने पर वह ठोस जैसा दिखाई देता है। यहाँ समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं या ऐसे भवन में जाते हैं जो बहुत अधिक पुराना है, जो काफ़ी पुराना है, उसकी कांच की खिड़कियों को आप देखें, उसके खिड़की का जो पल्ला होगा वो ऊपर से वो कांच पतला होगा और नीचे आने पर वो थोड़ा मोटा हो गया होगा। क्यों हो गया? अगर कांच पूरी तरह से सॉलिड होता तो ऐसा नहीं होता। कांच को क्या माना, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसमें भी विस्कोसिटी होती है और धीरे 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 करके बहुत समय में विस्कोसिटी कारण से ऊपर के जो कांच के कण हैं वो नीचे की तरफ आते चले गए, इसलिए वो नीचे की तरफ का कांच मोटा और ऊपर की तरफ का कांच थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसी कारण से, हालांकि ये विस्कोसिटी बहुत कम होती है, तो ये कैसा दिखाई देता है, ये ठोस जैसा दिखाई देता है। तो विस्कोसिटी आपके क्या समझ में आया? विस्कोसिटी हमारी ये समझ में आया कि विस्कोसिटी होने से या शांता होने से द्रव का बहना कठिन हो जाता है या उतना आसान नहीं रहता। तो जितनी विस्कोसिटी कम होगी द्रव उतनी ही आसानी से बहेगा। तो विस्कासिता और तरलता ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चैप्टर 5 के इस भाग में हमने क्या क्या सीखा? इसमें हमने द्रवावस्था के बारे में जाना, हमने वाष्प दाब के बारे में जाना कि वाष्प दाब क्या है, कि वाष्प के अणुओं के द्वारा संघनन की दर और वाष्पन की दर जब बराबर हो गई हो तो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। फिर हमने वाष्प दाब के बाद में द्रवों के गुणों के बारे में बात की और दो मुख्य गुणों की बात की, एक पृष्ठ तनाव और दूसरा शांता। इन दोनों गुणों को हमने गहराई से सीखा, उदाहरण सहित जाना। एग्जाम में जब आपके वाष्प दाब या शांता या पृष्ठ तनाव से संबंधित आए तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। उम्मीद है आपको इस चैप्टर के चारों भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ऑनलाइन NCERT की जो बुक अवेलेबल है उसको आप देखें और इन
वीडियोज़ को देखकर समझने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।